हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब तो थ्योरेटिकल सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो सारा अब न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो 2 वीडियो लगभग न्यूमेरिकल के होंगे, 3 भी हो सकता है। तो अब आज एक न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा, एक और, या हो सकता अगर नहीं होगा तो 2। तो हम सोच रहे हैं कि 2 वीडियो में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हो सकता है तीसरा वीडियो भी लेके आना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का न्यूमेरिकल जो होगा वो इन फार्मूलों पे आधारित होगा जो हमने पढ़ाया था। अभी हमने जो प्रतिरोध कॉम्बिनेशन वाला पढ़ाया था उसका अगला, उस पर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो कल के वीडियो लेक्चर में, मतलब अगले वीडियो लेक्चर में होगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो इस पे होगा, जो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था, BIT और I²RT और V²/T। पावर के लिए BI I²R V²R। ऊष्मा के लिए, हीट के लिए BI/J I²/J T रहेगा यहाँ पे V²T/J। J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है या परिवर्तन गुणांक कहते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक या इसको परिवर्तक गुणांक कहते हैं। W/Q होता है। ठीक, जैसे जैसे जो चीजें आएंगी, तो पावर के लिए और या व्यय ऊर्जा के लिए इसमें कोई भी सूत्र यूज किया जा सकता है अपने सुविधा के हिसाब से। जैसी पोजीशन होगी वैसा फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर जो है चालक ओमी होगा तो इसमें से कोई भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस पे फार्मूला है, नोट में अगर हम चीज़ लिखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उत्पन्न ऊष्मा हमेशा किस फार्मूले से ज्ञात कीजिए। अक्षर जो है उत्पन्न ऊष्मा जो है I²RT, यानी कि व्यय ऊर्जा जो होती है वो I²RT से हमेशा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। जैसे कोई स्रोत जो है कितनी ऊर्जा व्यय करता है और कितनी उत्पन्न होती है। तो जो उत्पन्न होती है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उत्पन्न ऊष्मा जैसे I²RT है, अगर ऊष्मा में उसको हीट में करना है तो J से भाग देना होगा। तो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है हमेशा जो है I²RT सूत्र से ज्ञात की जाती है अक्सर। हालांकि सुविधा के अनुसार इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि यदि कोई उपकरण हो, जैसे पंखा हो, मोटर हो, यदि कोई उपकरण है जैसे है पंखा हो, मोटर हो, पंखे में भी मोटर ही होता है, इसमें भी है। अगर कार्य करता हो, यदि कार्य करता हो तो मेन से ली गई शक्ति जो होती है, यानी स्रोत से ली गई शक्ति P/V/I सूत्र से ज्ञात की जाती है। करंट भी इसी से ज्ञात कर सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। ठीक। और शक्ति ह्रास, उपकरण में जो शक्ति ह्रास होता है
उपकरण में शक्ति जो ह्रास होता है, मान लेते हैं P डैश, वो I²R सूत्र से ज्ञात की जाती है। शक्ति ह्रास सूत्र से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि शक्ति ह्रास मतलब प्रतिरोध के सिरों पर होता है। जब उसमें करंट जाती है तो करंट जब किसी रेजिस्टेंस में फ्लो होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वही शक्ति ह्रास होता है। मेन से ली गई शक्ति इस फार्मूले से, कभी कभी करंट भी इस फार्मूले से, कभी कभी करंट ओम के नियम से हम ज्ञात करते हैं, I/V/R, इस सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। यानी ओम का नियम का जो फार्मूला है I/V/R या V/IR का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो जब हम पावर इससे मेन से उपकरण को मिलता है तो इतना तो लॉस हो जाता, ह्रास हो जाता है। यांत्रिक शक्ति में के रूप में उपकरण को शेष शक्ति जो होती है, जो शेष शक्ति होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं P - P', ये उपकरण को यांत्रिक शक्ति के रूप में प्राप्त होती है ना। उपकरण को यांत्रिक मतलब इसी से वो काम करता है, शक्ति के रूप में प्राप्त होती इतना मिली, इतना व्यय होगी, कितना उपयोग में हुई ये। ठीक, तो ये कुछ न्यूमेरिकल लगाने के लिए गाइडलाइन थी, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। सवालों की कमी तो है नहीं, सवाल तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, आप लगाते रहिए। ठीक, और ताप के साथ जो प्रतिरोध परिवर्तन का सवाल है वो भी इसी में आएगा। ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का जो फार्मूला हमने बताया था, RT बराबर R01 प्लस अल्फा डेल्टा T या T होता है कब, जो प्रारंभिक टेम्परेचर 0 होता है। अल्फा के लिए ये RT माइनस R0 डेल्टा T R0, और भी अल्फा के लिए फार्मूला आया था R2 माइनस R1, R1 है T2 क्या था, और R2 T1 ऐसे करके था। तो ये सारे फार्मूले यूज किए जाएंगे। तो ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिकैप था एक तरह से। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अब सवाल पे चलते हैं। और बल्ब के केस में याद रखना कि रेजिस्टेंस हमेशा V²/P से ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और V कांस्टेंट होता है, इसीलिए यही फार्मूला यूज होता है। और एक चीज़ है कि जब कोई चीज़ समांतर क्रम में होगी तो ये यूज किया जाएगा, और श्रेणी क्रम में होगा तो ये यूज किया जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट कांस्टेंट होती है, समांतर में V कांस्टेंट होता है। तो चूंकि V हर बल्ब पे कांस्टेंट होता है, हमारा जो होता है 220 वोल्ट पे सारे उपकरण काम करते हैं, तो बल्ब पे हमेशा ये चीज़ कांस्टेंट लिख के आती है। पावर अलग अलग, किसी पे 100 वाट, किसी पे 60 वाट, 25 वाट लिखा रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट होती है, इसीलिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं रेजिस्टेंस निकालने में, क्योंकि V कांस्टेंट होता है। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब इसी चीज़ को हम सवाल में उपयोग करेंगे।
तो एक सवाल है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट 50 वाट अंकित है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट, हालांकि ये सवाल है लेकिन रियलिटी में जो है 220 होता है, तो 200 वोल्ट और 50 वाट अंकित, 50 वाट अंकित है। वाट शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, उस पर भी सवाल रहेगा। यूनिटों की संख्या जो वाट प्रयोग किए गए, वाट गुणे घंटा, कुल शक्ति वाट में गुणे घंटा बटे 1000। इसके तंतु का प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इसके तंतु का प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो सिंपल सवाल। अब देखिए बल्ब की बात आई तो हमारा V कितना लिखा है, 200 वोल्ट, पावर कितनी है 50 वाट। क्या चाहिए हमको, प्रतिरोध, और क्या चाहिए, करंट। हालांकि बल्ब में VPI चेंज होते रहते हैं V के हिसाब से, लेकिन बल्ब का कांस्टेंट होता है प्रतिरोध, और ये भी कांस्टेंट होता है, मतलब 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट ही बना रहेगा। तो हमने कहा कि R निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे, V² बटे P। तो 200 गुणे 200 बटे P कितना है 50, ये 4 हो गया, 800 ओम। कितना हुआ 800 ओम। और करंट निकालने के लिए हम P, करंट के लिए सूत्र इसका उपयोग करते हैं, मेन से ली गई शक्ति के लिए, करंट के लिए I। इसका उपयोग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें VP पता है, VP पता है तो I हमें मेन से कितनी मिलेगी हमें पता हो जाएगा। P बटे V, P कितना है 50 वाट, वो कितना है 200 वोल्ट, तो कितना करंट लेगा, जाहिर सी बात है 1/4 एम्पियर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर। तो हालांकि जैसी कंडीशन हो, हालांकि I के लिए ये भी लगता है V/R, हम इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं I, V/R से भी निकाल सकते हैं। V कितना है 200, ये कितना है 800, है ना, 1/4 एम्पियर तब भी आया, 2.5 एम्पियर। तो जिस फार्मूले में वही यूज करेंगे जो सुटेबल हो, ठीक, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल, आसान है। आप कॉन्सेप्ट को माइंड में खाली सेट रखिए, जो भी हमने नोट में बताया है कि ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग में रखिए, सवाल लग जाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मिटा दिया जाए, चलिए। अब क्या है कि सवाल है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट 25 वाट अंकित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 50 वाट अंकित, ठीक। इसके तंत्र के प्रतिरोध को नियत मानते, नियत तो होता ही है, इसके तंतु के प्रतिरोध को नियत मानते हुए, नियत मानते हुए 100 वोल्ट पर इसकी शक्ति बताओ।
100 वोल्ट पर, हालांकि उसका प्रतिरोध तो नियत होता है। 100 वोल्ट पर शक्ति पूछा है, 100 वोल्ट पर शक्ति बताओ। यानी कि हमने कहा था कि R तो कांस्टेंट होता है, V। अब ये देखिए क्या है, 100 वोल्ट क्या है, ये कार्यकारी वोल्टता और शक्ति है। 200 वोल्ट तो उसके पे अंकित है, तो जाहिर सी बात है 200 नहीं, चमक में फर्क पड़ेगा। 50 वाट अंकित है, वोल्ट चेंज हो गया, कार्यकारी शक्ति ये हो सकता है। रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, करंट नहीं बदलती है। तो हमें शक्ति चाहिए, तो विभवांतर हमें पता है कितना है, V हमारा कितना है 200 वोल्ट, पावर कितनी है 50 वाट, ठीक। और हमें 100 वोल्ट पर शक्ति बताना, ठीक। कितने वोल्ट पर शक्ति बताना है, 100 वोल्ट पर बताना है। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज इसका कांस्टेंट होता है, अभी तो रेजिस्टेंस, तो अब रेजिस्टेंस निकाल लीजिए V²/P से। बाद में इसी वाले फार्मूले से या कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करके देखेंगे। तो ये हो गया 200 × 200, पावर कितना है 50, तो करीब 800 ओम आएगा। अब देखिए जो पावर है वो अब निकालना है, रेजिस्टेंस कितना था उस बल्ब का, जरूरी है निकालना, क्योंकि अब रेजिस्टेंस तो हमें फिक्स है। अब हमें पावर P डैश कब निकालना है, जब V 200 वोल्ट हो। कितना हो 20² और ये हो जाएगा पावर R। तो R तो वही है, बशर्ते वोल्ट हमने बदल दिया, तो अब शक्ति कितना हो, ये 100 × 100, R कितना है 800, यानी कि 100 में 8 से भाग देंगे तो हमारा पावर कितना आएगा 6.25 वाट, इतना आएगा। I²R से भी आप पावर निकाल सकते हैं, तीनों यूज कर सकते हैं फार्मूला, VI से भी निकाल सकते हैं। फर्क है कि आपको I पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि I कितना मिल रही है उससे, फिर आप I²R का फार्मूला, R तो कैलकुलेट ही है। हमें 100 वोल्ट पे करंट पता करना होगा कितनी उसके अंदर है, तो करंट के लिए ये लगा सकते हैं I=V/R, और V कितना 100 वोल्ट, R कितना 800, तो 1/8 करंट। तो क्या ज़रूरत है करंट निकालने की, जब हमें सारी चीज़ पता है तो हम इसी से निकाल लें। फिर करंट निकालो, इसका स्क्वायर करो, फिर R से गुणा करो, तो उससे बढ़िया है कि इसे निकालो, है ना। मैं उसमें 100 वोल्ट पे करंट कितनी जाएगी ना, वो करंट निकालिए, इसके बाद फिर इसका R से गुणा कर दीजिए, इसके स्क्वायर में मालूम हो जाएगा। तो ये सब निकालने से बढ़िया है कि आप इसी को निकालिए, जो चीज़ हमें पता है, हमें R पता है, V डैश पता है 100 वोल्ट, तो आप इसी से निकालिए इतना वाट। तो क्या करता है वोल्ट, शक्ति बताओ, तो इतने वोल्ट पे हमें शक्ति मिल गई। अब रही बात शक्ति ह्रास, कितना हुआ, मतलब इस वक्त उसकी 100 वोल्ट पे शक्ति इतनी थी और 50 वाट पे शक्ति, तो 50 वाट थी पहले, 100 वोल्ट पे शक्ति इतनी वाट थी, तो शक्ति ह्रास कितना हुआ। तो यहाँ पे हमें तो सवाल के हिसाब से क्या पूछा था कि 100 वोल्ट पर शक्ति बताओ, तो शक्ति हमें मिल गई।
अगर इसी में जोड़ देता कि बल्ब की शक्ति में ह्रास कितना हुआ, यानी कि जब हम उसे 100 वोल्ट पे काम करेंगे तो उसकी शक्ति कितनी कम हो जाएगी, यानी कि उस जो शक्ति निकाल रहा था उसके शक्ति में कितनी कमी आ जाएगी। तो पहले 50 वाट थी, अब हो गई इतनी, तो कमी कितनी हुई। तो बल्ब की शक्ति में कमी अगर निकालना हो तो ये हो जाएगी बल्ब की शक्ति में कमी। तो कमी पहले P थी, अब P डैश हो गई 50 माइनस 6.25, या सवाल में शायद ये 25 वाट था, हमने गलती से शायद 50 वाट लिख दी। चलो कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए शक्ति में परसेंट कमी निकालना है, प्रतिशत कमी, तो शक्ति में अगर हमें प्रतिशत कमी निकालना है तो कमी प्रारंभिक शक्ति गुणे 100। तो कमी कितना है, ये है जो भी आएगा 50 माइनस, हालांकि हम केवल एक नमूना बता रहे हैं, पहले की शक्ति ये है गुणे 100। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आएगा। ठीक, तो ये सवाल था। आप शक्ति को हमेशा जो शक्ति ह्रास होता है, जो ऊष्मा के रूप में शक्ति, यानी कि जो कहते हैं शक्ति ह्रास, वो I²R से भी निकाला जाता है, लेकिन ये शक्ति ह्रास नहीं थी, ये बाद की शक्ति थी। ठीक है, अगर उसमें करंट का मान दिया हो तो I²R भी लगा सकते हैं। जैसे हमें 100 वोल्ट पे शक्ति निकालना है तो हम P डैश भी लगा सकते हैं। तो 6.25 वाट इतना आना चाहिए। तो आप देखते हैं, करके देखते हैं आता कि नहीं। जैसे P डैश I²R, तो पहले हमें I निकालना होगा कि जब हम बल्ब को 100 वोल्ट पे यूज करते हैं, हालांकि वो 200 वोल्ट पे काम करने वाला है, हमने मेंस को लगा दिया 100 वोल्ट, तो अब इस कितना करंट ले रहा है, तो करंट इससे निकाल सकते हैं 100, और कितना है उस बल्ब का 800, 1/8। अब I²R मतलब 1/8 गुणे 1/8, यही हुआ, और गुणे कितना हुआ 800। अब ये 8 से 8 कट गया, 100 में 8 से भाग दोगे कितना आएगा, वही हाल तो था, 100 में 8 से भाग दे तो इतना आया। तो वहाँ करंट निकालना, जब हमें चीज पता है तो हम सिंपल वही लगा देंगे, हमें करंट पता है नहीं तो हम करंट निकालने जाएंगे तो 2 काम और करना पड़ेगा। तो हालांकि शक्ति का कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम सवाल नंबर 3, चलिए। सवाल नंबर 3 है कि एक बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है। एक बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित, बाजार से जब खरीद के लाते हैं तो बल्ब पे मान लो ये लिखा है। ऐसे 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में, ऐसे 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में उसी मेंस के साथ प्रयोग करने पर, जिस मेंस के साथ ये था अब 2 आ गए, उसी मेंस के साथ प्रयोग करने पर प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित धारा बताओ। प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित धारा बताओ। ठीक,
तो जाहिर सी बात है कि दो बल्ब हैं, दोनों को श्रेणी, पहले तो ये बल्ब अंकित है, इसी तरह के दो बल्ब हैं, उसी मेंस के साथ इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ब में कितनी धारा आएगी। ठीक, तो पहला क्या है कि प्रत्येक बल्ब का विभवांतर क्या है। तो प्रत्येक बल्ब का विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट। शक्ति कितनी है, 100 वाट। ठीक, प्रत्येक बल्ब का। तो प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकाल लीजिए। बल्ब का प्रतिरोध, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, V²/P बल्ब के लिए। तो 200 गुणे 200 और P कितना है, 100, ये 2 हो जाएगा, 400 ओम। हर बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, 400 ओम। अब 400 ओम 400 ओम मिलके क्या होंगे, 800 ओम होंगे। क्यों, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाता है। 400 प्लस 400 कुल कितना हो जाएगा, 800। ठीक, अब इसी को कितने पे कह रहा है कि उसी मेन से, मतलब जो स्रोत है वो 200 वोल्ट का है, जो मेन से लाइट आ रही है, और जो मेन की जो सप्लाई का विभवांतर है वो कितना है, 200 वोल्ट है ना। एक बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वोल्ट अंकित है। ऐसे दो बल्बों के श्रेणी क्रम में उसी मेंस के साथ प्रयोग, उसी मेंस के साथ मतलब है कि 200 वोल्ट को प्रयोग करने पर, कितने वोल्ट पर, 200 वोल्ट पर। तो कुल, अब जाहिर सी बात है कि अब ये टोटल कितना है, बल्ब किस में रखा हुआ है, श्रेणी क्रम में है। मेंस हमारा कितना है, 200 वोल्ट है, V बराबर कितना, 200 वोल्ट। अब करंट इससे कितनी निकलेगी, तो कुल प्रतिरोध में इक्विवेलेंट टोटल प्रतिरोध में V से भाग देंगे। तो उसी मेंस का मतलब, उसी मेन से, अर्थात 200 वोल्ट पर, 200 वोल्ट पर संयोग दोनों बल्बों में कुल धारा कितनी होगी, सीमेंस से, अर्थात 200 वोल्ट पर संयोग में धारा, संयोग में धारा मतलब दोनों बल्बों में, तो कितने हो जाएगी करंट, ओम का नियम लगाइए भाई। करंट निकालना V और बटे R जानते हैं। V कितना है, 200 वोल्ट, R कितना है, 800, कितना होगा 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। मतलब ये हुआ कि ये करंट जो I निकलेगी यही तो दोनों में जाएगी। श्रेणी क्रम में क्या कॉमन होता है, श्रेणी क्रम में करंट कॉमन होती है, मतलब करंट कांस्टेंट होती है, वही है, क्योंकि एक ही मार्ग होता है, इसीलिए वही करंट दोनों बल्बों में जाएगी। तो श्रेणी क्रम के नियम से यही धारा प्रत्येक बल्ब में क्या होगी, बहेगी। तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम के नियम से यही धारा प्रत्येक बल्ब में बहेगी, अर्थात प्रत्येक बल्ब में धारा का मान
0.25 एम्पियर होगा। ठीक, तो ये सवाल है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सवाल लगा लेंगे आराम से। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है ये। चलिए सवाल यह है कि 30 वाट 6 वोल्ट के किसी बल्ब को, क्वेश्चन है कि 30 वाट 6 वोल्ट के किसी बल्ब को 30 वाट 6 वोल्ट के किसी बल्ब को 60 वोल्ट पर सुरक्षित प्रयोग करने के लिए, देखिए ये तो उसका रेटेड पावर है और वोल्टता है। कार्यकारी वोल्टता क्या है कि 30 वाट 6 वोल्ट के किसी बल्ब को 60 वोल्ट पर सुरक्षित, हालांकि अगर हम 60 वोल्ट पे इसको प्रयोग करेंगे तो ये तो फ्यूज हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि सुरक्षित प्रयोग करने के लिए सुरक्षित प्रयोग करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ने होगा। इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में। तो सुरक्षित प्रयोग करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा। हालांकि 60 वोल्ट पे तो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारी वोल्टेज जैसे लगाएंगे, बल्ब का वोल्ट 6 है और लगा दिए 60, तो हमें ये फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 6 वोल्ट, शक्ति कितनी, 30 से ज़्यादा निकलने लगेगा पावर, उसको क्या कर देगा, फ्यूज कर देगा। तो जाहिर सी बात है इसके सवाल के लिए पहली बात तो निकालेंगे बल्ब का प्रतिरोध। पहली बात है कि V हमारा 6 वोल्ट है और P हमारा 30 वाट। तो R क्या होगा इसका, तो R होगा V²/P। बल्ब के केस में हमेशा यही रहेगा। तो 6 × 6/30, 6×5 यानी 6/5 ओम। 6/5 का मतलब हुआ कि 1.2 ओम। मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस ये है। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें इस करंट कितनी आएगी। कहने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस पे ये कितनी करंट सहन कर सकता है, क्योंकि 60 वोल्ट पे करंट का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तभी तो जल जाएगा। ये कितनी करंट सहन कर सकता है, तो पहले हम करंट निकालेंगे। तो बल्ब में प्रवाहित धारा के लिए, बल्ब में प्रवाहित धारा या बल्ब में जो है कितनी धारा सहन कर सकता है, I बराबर क्या हो सकता है, P/V से निकाल सकते हैं। P बराबर IB होता है, या हमें R पता है, V पता है, तो I बराबर V/R से भी निकाल सकते हैं। P कितना है 30 वाट, B कितना है 5 एम्पियर, या V/R से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकल सकते हैं। I V/R देखे दोनों लग सकता है। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 6/5, 6 कर लेगा, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो जो अब देखिए बल्ब 5 एम्पियर धारा को सहन कर सकता है, लेकिन जब हम उसे 60 वोल्ट पे यूज करेंगे तो करंट तो अचानक बढ़ जाएगी, तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन
बल्ब को 5 एम्पियर धारा पे सुरक्षित रखने के लिए उसके श्रेणी क्रम में अगर हमें कोई प्रतिरोध जोड़ दें, मतलब 5 एम्पियर धारा को 60 वोल्ट पे यूज करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ना होगा ताकि वो करंट को सहन कर ले, मतलब करंट को यूज कर ले। बल्ब का प्रतिरोध इतना है, अधिकतम 5 एम्पियर धारा ये सहन कर सकता है। तो सुरक्षित प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि 60 वोल्ट के विभवांतर में भी उसमें कितनी धारा बहे, 5 एम्पियर, क्योंकि जो बल्ब है वो 5 एम्पियर सहन कर सकता है। तो 60 वोल्ट पे भी उसके 5 एम्पियर अगर करंट बहे तब तो वो नहीं फ्यूज होगा, है कि नहीं। तो बल्ब को 5 एम्पियर की धारा पर, कहने का मतलब है कि बल्ब को सुरक्षित प्रयोग करने के लिए, बल्ब को सुरक्षित प्रयोग करने के लिए 60 वोल्ट पर क्या है, पर भी आवश्यक है कि ऐसे लिखें, आवश्यक है कि 60 वोल्ट पर भी, 60 वोल्ट पर भी इसमें 5 एम्पियर ही धारा बहे, इसमें 5 एम्पियर ही धारा बहे, तभी तो नहीं जलेगा। 60 वोल्ट लगाए फिर भी करंट वही है, तो ये क्या चीज है कि इसका एक चीज बढ़ाना पड़ेगा, करंट वही रहे 60 वोल्ट पे क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिरोध। तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अगर हमें बल्ब को 60 वोल्ट पे यूज करना है, करंट वही है, तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो प्रतिरोध मान लें R' ओम के नियम से V/I है ना, R' V/I से भी निकाल सकते हैं। तो V कितना है, 60 वोल्ट, करंट हमें 5 ही एम्पियर रखना, नहीं तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो 12×5=60 यानी 12 ओम, यानी कि बल्ब का प्रतिरोध 12 ओम होना चाहिए। तो कहा है ना कि उसके श्रेणी क्रम में हमें कितना जोड़ना है, V² P से भी निकाल सकते हैं। P उसकी शक्ति कितनी है, 30 वाट। अब उसको यूज कितने कर रहे हैं, 60 वाट पे, 60 वोल्ट पे, तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 12 वाट। इससे भी निकल सकता है, देख ले, V² देखें आता है P, तो V कितना है, 60×60, और वो कितना है, 30 वाट। V² P, तो ये हो जाएगा उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए ना, तो 60 वोल्ट है ना, तो 60×60 और 30, 3×6, 6×12, 120 ओम आ रहा है इस तरह से। ये तो हमने ओम का नियम से लगाया, R'/V/I 60 वोल्ट था, और करंट 5 एम्पियर उसमें जाना चाहिए, तो उसका प्रतिरोध 12 ओम होना चाहिए। जब वो 6 वोल्ट 30 वाट अंकित है, उसका प्रतिरोध कितना है, 1.2 ओम है।
और 60 वोल्ट और 30 वाट अंकित हो तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? नहीं, तो उसका प्रतिरोध 120 ओम होना चाहिए अगर उसको 60 वोल्ट पे। तो 1 मिनट, 36 60 × 60 पी, 30 दूना 60, 60 दूना 120 वोल्ट। तो इसके लिए उसमें करंट कितना होना चाहिए? अच्छा, V बटे आर। देखिए करंट भी 5 आता है, मैं ये नहीं लगा सकते ना। V कितना है? 60 वोल्ट। R कितना है? R तो हमारा 120 है, तो करंट कितना हो जाएगी? 1/2 एम्पियर आएगी इसके लिए। तो इसीलिए हम वो चीज़ नहीं यूज कर सकते, ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे क्योंकि हमें करंट 5 एम्पियर रखना है। अगर हम करंट 5 एम्पियर रखेंगे तो शक्ति कुछ और हो जाएगी ना। 60 वोल्ट पे शक्ति कुछ और आ गई, शक्ति 60 है नहीं 30 है नहीं रहेगी। शक्ति जो होगी V/I जो होगी वो कुछ और हो जाएगी, और बल्ब की शक्ति हो जाएगी V 60 और I कितना है? 5 एम्पियर। तो 6×5 300 वाट हो जाएगी शक्ति। तब देखेंगे तो रेजिस्टेंस वही आएगा। देखिए V²/P। अब देखिए सही आएगा। तो 60 × 60 और ये हो जाएगा 300। अब देखिए 12 ओम आएगा। तो आप यही यूज लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको 60 वोल्ट पे यूज करेंगे तो शक्ति 30 वाट थोड़ी रह जाएगी और करंट भी कुछ और हो जाएगा। तो ये तो बदल जाएगा, 6 वोल्ट पे शक्ति 30 है ना, 60 पे कुछ 300 वाट हो जाए। तो इसीलिए हम वो आर उस वाले फार्मूले से नहीं लगाएंगे। ये आर जो है V²P यहाँ बदल जाएगा, तो P निकालते फिरो तब आर निकालो। इसलिए ओम का नियम लगाओ, R' V/I। ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा लेना कि जब वोल्ट बदलेगा तो वाट भी बदल जाएगा। ठीक, तो इसलिए 12 ओम होगा। तो 12 ओम यानी कि हमें 5 करंट पे इसी वाट यही हो, वाट तो चेंज नहीं किया। 60 वोल्ट पे वाट वही होगा, तो 6 वोल्ट का था तो करंट कितनी बह रही थी? 5 एम्पियर। अब 5 बल्ब को अगर सुरक्षित प्रयोग करना 60 वोल्ट पे करंट वही बहे तो हमें 12 ओम होना चाहिए। 30 वाट वही होना चाहिए। तो इसका मतलब उसमें करंट जो बहे वो 5 एम्पियर की बहे। ठीक है ना, तब वो शक्ति जो है 30 वोल्ट पे 60 वोल्ट पे 30 वाट देगा, करंट अगर 5 एम्पियर रहेगी तो उसका प्रतिरोध है कितना? 1.2। तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? तो इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध, तो इसके लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R' - R मतलब 12 - 1.2, ये हो जाएगा 10.8 ओम। 10 12 में से 1 जाएगा 11, फिर 11 में से 0.2 घटाएंगे तो 10.8 ओम। तो इसके लिए उसके श्रेणी क्रम में इतना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। सवाल को 1-2 बार लगाइएगा, ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए इसमें है कि इतने ज़्यादा फार्मूले हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएं, इसी में कंफ्यूजन आ जाता है। तो देखिए बल्ब का प्रतिरोध लगाने के लिए ये, बल्ब में करंट निकालने के ये या ये दोनों लगा सकते हैं।
अब रही बात बल्ब को 60 वोल्ट पे 5 करंट धारा बहे तो प्रतिरोध ये लगा सकते हैं 20 स्क्वायर बटे पी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब 60 वोल्ट पे यूज करेंगे तो शक्ति 30 वाट नहीं कुछ और आएगी, तो शक्ति 300 वाट रखेंगे तब तो यही प्रतिरोध 12 ओम आएगा, क्योंकि ये जो शक्ति निर्धारित है 6 वोल्ट के लिए निर्धारित है, 60 वोल्ट के लिए तो शक्ति कुछ और आएगी ना इसकी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो सवाल कम से कम आप प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है कि कंफ्यूजन ना हो, आप एक दो बार सवाल को लगाइएगा। अब सवाल ये है कि समान प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में, सवाल चौथा है कि समान प्रतिरोध के 3 तार श्रेणी क्रम में किसी मेंस से जुड़कर 10 वाट शक्ति लेते हैं, 10 वाट शक्ति लेते हैं। कितनी वाट शक्ति लेते हैं? 10 वाट शक्ति लेते हैं। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर उसी मेन से प्रयोग किया जाए तो कितनी शक्ति लेंगे? उसी मेंस से प्रयोग किया जाए तो कितनी शक्ति लेंगे? तीन तार है, श्रेणी क्रम में किसी मेन से जुड़कर 10 वाट शक्ति लेते हैं। अब उन्हें समांतर में अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी शक्ति कितनी होगी? 10 वाट होगी, कम होगी। ठीक, तो मान लेंगे कि प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या है? R है। माना प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या है? R है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R प्लस R मतलब 3R। 3R प्रतिरोध थे, मेन से शक्ति 10 वाट ले रहे थे, तो जाहिर सी बात है ली गई शक्ति कितनी है? शक्ति कितना ले रहे थे? ली गई शक्ति वो 10 वाट था। अब जाहिर सी बात है कि जो मेंस है उसका विभवांतर कितना है, मतलब कितने मेन से जोड़ा गया, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो अब तीनों एक ही मेन से जुड़े गए थे तो V कांस्टेंट था भाई तीनों पे, तो इसलिए हम शक्ति जो ये वाले फार्मूला से V²/R से हम लोग V² बराबर क्या हो जाएगा? P×R निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें PR पता है तब भी निकल सकता है। हमें I/O का कॉन्सेप्ट जोड़ने का क्या मतलब? कुछ नहीं। ठीक, तो ये V² P कितना है? 10 और ये कितना है? 3R है, 3R है ना, तो कुल मिलके कितना हो गया? 30R, यानी कि V² बराबर 30R मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, या इक्विवेलेंट लिख देते हैं। अब क्या करना है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर इसी से जोड़ना है, यानी यही मेंस है तो कितनी शक्ति होगी?
तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब इसे हमें जोड़ना होगा। मान ली R इक्विवेलेंट लेना है तो 1/R तीनों बराबर है तो R/3 हो जाएगा, 3/R तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। और उसी में से जोड़ना है तो कितनी शक्ति लेंगे? तो मान लीजिए कि शक्ति जो है वो ली गई शक्ति जो है वो P है, P डैश है तो हम क्या फार्मूला निकालेंगे? P डैश बराबर मेंस वही है बटे R इक्विवेलेंट। तो P डैश चाहिए तो V² बटे R इक्विवेलेंट कितना है? R/3। तो V² बराबर है P डैश गुणे R/3। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए, या V² का मान ही यहाँ पे रख देते तो खुद ही आ जाता। समीकरण 1 से V² का मान यहाँ रख देते तो क्या हो जाएगा? V² क्या है? 30R है, P डैश गुणे R/3, R कैंसिल हो गया, P डैश हो गया 90 वाट। ठीक, ये दोनों में मेंस उसी मेन से प्रयोग किया जाए तो कितनी शक्ति लेंगे? तो कितना लेंगे? 90 वाट। ठीक, तो ये सवाल था, इसका जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है, अभी 5-6 सवाल हो पाए लगता है। चलिए मिटा दिया जाए। ओके, अब है तीन समान। अगला सवाल है जो भी 5वां 6वां है। अगला है कि 3 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़कर किसी मेन से 270 वाट शक्ति लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी मेन से कितनी शक्ति लेंगे? इट्स जस्ट अपोजिट सवाल है, इसको तो लगा सकते हैं। जस्ट अपोजिट यही वाला सवाल है, यही फार्मूला लगेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस इसका अपोजिट सवाल है। उसमें क्या था, पहले श्रेणी क्रम में थे तो इतनी शक्ति ले रहे थे, फिर उसी मेन से जुड़ करके वो समांतर में आ गए तो कितनी शक्ति लेंगे। अब है कि समांतर क्रम में जुड़ के इतनी शक्ति ले रहे हैं, उसी मेन से श्रेणी क्रम में कितनी शक्ति लेंगे। तो उसी का अपोजिट सवाल है। अगर इस सवाल को बस उसी प्रक्रम को उलट देना तो ये सवाल आप लगा सकते हैं। ये सवाल को मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क में रहेगा, आप लगाइएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं सिर्फ सवाल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे 3 समान, क्वेश्चन है कि 3 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़कर किसी मेन से 270 वाट शक्ति लेते हैं। किसी मेंस से 270 वाट शक्ति लेते हैं, ठीक। श्रेणी क्रम में जुड़कर उसी मेन से, श्रेणी क्रम में जुड़कर उसी मेन से कितनी शक्ति लेंगे। हाँ, कितनी शक्ति लेंगे, यानी टोटल अलग अलग कितनी मिलेगी वो नहीं है, कितनी शक्ति लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये होमवर्क में आप लगाइएगा इस सवाल को, इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब सवाल ये है कि एक वैद्युत मोटर वाला सवाल है। अभी अलग अलग टाइप के सारे सवाल आएंगे, अभी जितने जितने फार्मूला किलोवाट घंटा वाला भी आएगा। तो है कि एक वैद्युत मोटर पे 10 वाट 200 वोल्ट अंकित है। क्वेश्चन 6वां के एक विद्युत मोटर पर कितना वाट अंकित है? 10 वाट 220 वोल्ट अंकित। 10 वाट 20 वोल्ट अंकित। कितना? 10 वाट 20 वोल्ट अंकित। यानी इसके आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर मतलब कुंडली, मोटर के अंदर एक कुंडली होती है जो घूमती है। यदि इसके आर्मेचर का प्रतिरोध मतलब एक कुंडली 12 ओम हो तो, क्या लिखा है? 12 ओम हो तो मोटर से कितने % यांत्रिक शक्ति प्राप्त होगी? मोटर से कितने % यांत्रिक शक्ति प्राप्त होगी? जैसा कि हमने नोट में लिखा था, मेन से कितनी शक्ति मिल रही है, कितनी लॉस हो गई, लॉस वाली घटा देंगे तो ही मिलेगी इसको। ठीक, तो एक मोटर पर 10 वाट 20 वोल्ट अंकित है, यानी इसको इतनी शक्ति मिलनी चाहिए। इसके आर्मेचर का प्रतिरोध इतना है तो कितने % यांत्रिक शक्ति प्राप्त होगी? तो पहले यांत्रिक शक्ति प्राप्त होगी परसेंटेज में निकालना, ठीक है ना। तो पहले परसेंटेज में पहले यांत्रिक शक्ति बटे पहले मिलने वाली गुणे सब। तो जाहिर सी बात है इसको मेन से कितनी शक्ति मिलेगी तो पता है 10 वाट। ठीक है, तो हम शक्ति हास निकाल लेते हैं। शक्ति हास हमेशा I²R से निकाला जाता है। तो पहले हम मेन से करंट कितना मिल रही है, तो मोटर की शक्ति हल, मोटर की शक्ति कितनी है? 10 वाट। विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट। तो अब मोटर में शक्ति कितना, करंट कितनी है, धारा, यानी मोटर में प्रवाहित धारा, यानी मेन से ली गई धारा I/P/20। सूत्र क्या हमने यूज किया था? V/I से निकाल सकते हैं। तो करंट कितनी मिल रही है उसको? तो 10/20 मतलब 1/2 एम्पियर। ठीक, अब इतनी करंट 12 ओम कुंडली का प्रतिरोध है, क्योंकि देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है तो I²R से हमेशा निकालते हैं। ठीक, तो आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? 12 ओम। आर्मेचर का प्रतिरोध 12 ओम। ठीक, तो मोटर में शक्ति हास कितना हुआ? मोटर में शक्ति हास यानी शक्ति कितनी, क्षय, शक्ति क्षय या शक्ति हास P डैश, तो I²R से निकलेगा। तो I कितना है? 1/2, 1/2, R कितना है उसका? 12 ओम। 4 × 12 मतलब 3 वाट। तो मोटर से प्राप्त यांत्रिक शक्ति, यानी मोटर को प्राप्त यांत्रिक शक्ति, या मोटर जो काम किया, किस शक्ति से काम कर रहा, मोटर को प्राप्त यांत्रिक शक्ति इतनी तो हास हो गई। P - P डैश, तो P पहले कितनी थी? 10 वाट थी, ये कितना है? 3 वाट, यानी कि 7 वाट मिला उसको।
प्रतिशत यांत्रिक शक्ति क्या हो जाएगी, अतः तो ये शक्ति ह्रास पहले वाली शक्ति गुणे 100, 7/10 गुणे 100, 70% उसको मिलेगी, 30% लॉस हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल था। ठीक, तो इस तरह के जो सवाल आएंगे आप इसी तरह हूबहू लगाएंगे। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए मिटा दें। ओके, इस तरह के और भी सवाल बदल के आ सकते हैं। अब है कि आगे सवाल है कि किसी प्रतिरोध तार में जिसका प्रतिरोध 3 ओम है। क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोध तार में जिसका प्रतिरोध 3 ओम है। इसका प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। 70 वाट शक्ति का उष्मा के रूप में ह्रास होता है। कितना, 27 वाट शक्ति का उष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। तार है, प्रतिरोध 3 है, 70 वाट शक्ति उष्मा के रूप में चली जाती है। I² P बराबर I² चली जाती है। इसमें प्रवाहित धारा की गणना करो। इसमें प्रवाहित धारा की गणना करो। ठीक, तार का प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। शक्ति ह्रास कितना हो रहा है उष्मा के रूप में, 27 वाट। तो हम शक्ति ह्रास निकालते हैं किससे, I²R से। तो हमें I² चाहिए P/R, या I चाहिए तो √ क्या हो जाएगा, P/R। P कितना है, 27, R कितना है, 3, 9, 27, मतलब I कितना हो जाएगी, 3 है। ये हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलिए यूनिटों की संख्या पे एक सवाल लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, देखिए न्यूमेरिकल तो इतने हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगे। कुछ खास न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हैं। और हम तो, एक चीज़ है कि जो NCERT बुक का न्यूमेरिकल है हम तो उसको लगवाते नहीं, लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस करिए। हम नमूना बता देते हैं कि इस तरह का सवाल आप उसमें लगाइए। लेकिन एक चीज़ है कि NCERT बुक का जो एग्ज़ाम्पल है आप उसे ज़रूर हल करिए। एग्ज़ाम्पल के आधार पर आप NCERT का जो एक्सरसाइज लास्ट में दिया है उसे आप लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम जो है अलग अलग टाइप के सवाल बता देते हैं। NCERT से ज़्यादा सवाल हो जाते हैं। NCERT में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सवाल दिया जाता है। हम उससे अधिक 10, 20, 30 सवाल हो जाते हैं।
तो जो एनसीईआरटी में एक एडिशनल एक्सरसाइज होती है तो थोड़ा सा हट के सवाल होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो आता नहीं है। आपके बोर्ड लेवल का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आएगा, बहुत घुमावदार आएगा। जो भी आएगा सिंपल आएगा। हालांकि आप एनसीईआरटी के सवाल जो एक्सरसाइज हैं इसके आधार पर प्रैक्टिस करिए। चलिए तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक घर में 100 वाट के 4 बल्ब। क्वेश्चन है एक घर में 100 वाट के कितने बल्ब हैं? 4 बल्ब। ठीक। 60 वाट के 5 पंखे हैं। 60 वाट के 5 पंखे। 100 वाट के 4 बल्ब हैं, 60 वाट के 5 पंखे हैं। रोज 6 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। रोज 6 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। कितना घंटा प्रयोग किया जाता है? 6 घंटे प्रयोग। 30 दिन में के किसी महीने में 30 दिन के किसी महीने में 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा रुपया पर यूनिट, यानी 1 यूनिट का खर्च है 1.5 रुपया की दर से बिजली का खर्च बताओ। की दर से बिजली का खर्च बताओ, मतलब महीने में कितना खर्च आए। 1 महीने की है। रोज जो है 4 बल्ब 100 वाट के और 60 वाट के 5 पंखे 6-6 घंटे रोज चलाए जाते। 30 दिन चलाए जाएंगे। 30 गुणे 6 कुल कितने घंटे हो जाएंगे पता है? तो यूनिटों की संख्या हमें मालूम है कितना होता है ना। यानी कि हम लोग क्या निकालते हैं? यूनिटों की संख्या। तो एक दिन में व्यय यूनिटों की संख्या है तो 30 दिन में क्या होगी? 30 से गुणा कर देंगे। एक दिन में व्यय यूनिटों की संख्या निकाल दीजिए तो 30 दिन में व्यय निकल जाएगा। या आप ये कह लीजिए कि 30 दिन है तो घंटा उसी को 30 से गुणा कर दीजिए, लास्ट में एक ही साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिटों की संख्या जो हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कुल शक्ति वाट में गुणे प्रयोग के घंटे बटे 1000 होता है ना। तो कुल शक्ति कैसे मिलेगी? 100 वाट के 4 बल्ब हैं तो 4 गुणे 100। 60 वाट के 5 पंखे हैं तो 60 गुणे 5, फिर गुणे कितने घंटे चलाए जाते हैं? 6 घंटे। कितने दिन तक? 30 बटे 1000। अब देखिए 400 300 कुल कितना हुआ? 700 गुणे 180 घंटा 1000। तो 700 गुणे 180 बटे 1000। तो कितना यूनिटों की संख्या हो जाएगी? 126। 7 बटे 56, 5 7 एकम 7 5 12, इतनी यूनिट होगी। यूनिटों की संख्या कितनी हो गई? ये। तो अब बिजली खर्च निकालना है। बिजली का कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा तो 1 यूनिट का कै रुपया है? 150 और 1.5 रुपया, तो इतने का कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे कितना आएगा? 1.5 का गुणा करना है तो आप गुणा करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिए कितना आएगा। ठीक।
तो इस तरह से तो बहुत सिंपल सवाल है, आपका लग जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका जल्दी से आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल हाई स्कूल का सवाल है। चलिए, बस ये फार्मूला याद रखिएगा। जैसे एक सवाल है, एक तापक कुंडली की शक्ति 10 किलोवाट। क्वेश्चन है कि एक तापक कुंडली की शक्ति कितना है? 10 किलोवाट। इसके द्वारा 5 किलोग्राम जल का ताप, इसके द्वारा 5 किलोग्राम जल का ताप, 5 किलोग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 करने में, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? देखिए, एक चीज है कि अगर अवस्था, यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका ताप अगर बढ़ रहा है, उसका ताप अगर बढ़ रहा है तो उसको दी गई जो ऊष्मा होती है, हमारा हीट जो होता है, वो m गुणे s गुणे डेल्टा T होता है। ठीक, अगर मान लीजिए ये जूल में है, कैलोरी में है तो जूल में बदलना है, तो इसको जानते हैं कि ये सूत्र होता है W बराबर JH या JQ। ठीक, तो H बराबर होता है W/J। ठीक, हीट अगर ये कैलोरी में है तो ठीक है, अगर जूल में है तो हमें इसमें J से भाग देना होगा। तो अगर जूल में बदलना है तो H में J से गुणा करेंगे तो जूल में बदल जाएगा। ठीक, अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा, ऊष्मा दे रहे, ताप न बढ़ रहा, अवस्था परिवर्तन के समय याद रखना कि वस्तु का ताप स्थिर रहता, नहीं बढ़ता, तो उसको जो दी गई ऊष्मा होती है H या इसी को Q कहते हैं, वो m गुणे L होती है। L जो होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। जैसे कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक, जैसे तो अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा m गुणे L होती है, अगर ताप बढ़ रहा है तो दी गई ऊष्मा m गुणे S डेल्टा T होती है। S जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, उस वस्तु की जिसको ऊष्मा दी जा रही है उसकी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक, तो यहाँ पे तापक कुंडली की पहले शक्ति देख रहे हैं, फिर उसको कितनी ऊर्जा दी जाएगी उस शक्ति से मिलेगा। तो हल कैसे करेंगे? और यहाँ पर वो यहाँ पे एक सिद्धांत काम करेगा कि जो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यानी कि जितना ऊष्मा दी जाती है उतना ही तो ली जाती है। तो बस को दी गई ऊष्मा बराबर होती है बस द्वारा ली गई ऊष्मा, यानी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होती है। ठीक,
तो यहाँ पे लिखेंगे तापक कुंडली की शक्ति क्या है। तापक कुंडली की शक्ति मतलब कितनी शक्ति वो, कितनी ऊर्जा पर सेकेंड वो खर्च करे। शक्ति का मतलब है जूल पर सेकेंड है, जिसको वाट कहते हैं। तो कितना है 10 किलोवाट, मतलब 10,000 वाट। ठीक। जल का द्रव्यमान m बराबर पाई kg। जल के ताप में वृद्धि जल के ताप में वृद्धि क्या है, डेल्टा टी जिसको हम कहते हैं। वो 80 माइनस 20 कितना वृद्धि करना, पहले 20 था बाद में 80 हो गया तो 60 डिग्री सेल्सियस। तापक कुंडली द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा कुंडली द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा, तापक कुंडली को कुल ऊर्जा कितनी मिली, W बराबर P गुणे T होता है ना, पावर बराबर होता है W बाई टी, तो W बराबर होगा P गुणे T। 10⁴ समय कितना लगा है इसमें, तो समय निकालना है इतना, ठीक है। जूल में रखते हैं, ऊर्जा है तो जूल में है, अगर इसको उसमें बदलना है तो हमें जे से भाग देना होगा, कैलोरी में बदलना है। अब जल द्वारा गर्म होने में ली गई उष्मा, कुंडली को इतना, ये तापक कुंडली है, इतनी ऊर्जा उसको मिल रही है, और ये ऊर्जा किसको देगा, जल को। तो जल द्वारा गर्म होने में ली गई उष्मा, गर्म होने में ली गई उष्मा क्या है, तो वही हमने बताया ना कि जब उसका ताप परिवर्तित ms गुणे डेल टी क्या होता है, ms गुणे डेल टी, याद रखना। यस क्या है, विशिष्ट उष्मा जल की एक होती है, कितनी होती है, 1। 5 किलोग्राम, एक ताप वृद्धि कितनी है, 60 डिग्री। ठीक। अब सिद्धांत क्या है हमारा, है कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। तो कौन उष्मा दिया, तापक कुंडली से प्राप्त, तापक कुंडली द्वारा दी गई उष्मा ये है, और जल द्वारा ली गई उष्मा ये है। तो सिद्धांत कैलोरीमीटर का सिद्धांत है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। तो दी गई उष्मा कितनी थी, 10⁴ इंटू टी, और ली गई उष्मा कितनी है, 5 गुणे 1 गुणे 60 डिग्री, यही ना। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे तो ठीक है। जल के ताप में वृद्धि इतना है, तापक कुंडली द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा या दी गई कुल ऊर्जा होगी P गुणे T जूल में, और ये वाला फार्मूला जो होता है ms गुणे डेल्टा T, ये कैलोरी में होता है। ये जो फार्मूला होता है कैलोरी में होता है, तो इसे हमें कैलोरी में बनाना होगा, ठीक है। तो इसे जूल में बनाना होगा, तो जूल में इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जे से गुणा करेंगे तो ये जूल में बन जाएगा। तो इसमें जे से गुणा करेंगे तो ये भी जूल में बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो है कैलोरी में। यहाँ पे देखिए कि W बनाने के लिए उष्मा में अगर जे से गुणा करेंगे तो जे की वैल्यू जो होती है वो याद रखना 4.2 होती, ठीक है ना। तो ये तो कैलोरी में होता है, ये जो फार्मूला होता है ms गुणे डेल टी ना, ये कैलोरी में होता है, याद रखना।
और ये जे बराबर होता है जूल जूल पर कैलोरी होता है। ठीक, 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला कैलोरी में है, कैलोरी है, तो इसे जूल में बदलना है तो हमें कितने से गुणा करना होगा? 4.2 से। कितने से? 4.2, तब ये जूल में बन जाएगा। ये समीकरण 2 है। अब ली गई उसमें दी गई तो ये इसमें 4.2। अब यहाँ से हमें टाइम अब निकल जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 × 60 × 4.2 और 10 के घाते 4। अब इसे हल करना है, तो अब इसे हल कर लीजिएगा। आंसर जो है लगभग जो आएगा आंसर वो 0.12 सेकेंड आंसर में दिया है, देखिए। ठीक, तो ये हाई स्कूल का कुछ सवाल था। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत है, आप 9th में पढ़े होंगे। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, जो जूल का नियम है ये W बराबर JH होता है। ऊष्मा को जूल में, जूल कैलोरी को ऊष्मा में, जूल को कैलोरी को कैलोरी में को जूल में बदलने का फार्मूला, यानी ऊष्मा को कार्य में, कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। ठीक है ना? तो चलिए, इस तरह का आएगा सवाल तो आप लगा लीजिएगा सैंपल। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं एक आखिरी सवाल, टाइम बहुत हो गया। अगला बचा हुआ सवाल दूसरे वीडियो लेक्चर में, हालांकि अभी बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड। ठीक, चलिए, यही एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे। इसके बाद सरल परिपथ टाइप का सवाल, उसमें भी बहुत सवाल मिलेंगे। कुछ सवाल तो सरल परिपथ का हमने धारिता के में हल कर दिया है, उसी का रोल यहाँ पर है, थोड़ा सा उल्टा है। थोड़ा सा नियम सारे वही हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज वही होगा, सर्किट सॉल्वेशन वही होगा, इनफाइनाइट सीरीज वाला भी सेम टू सेम वही होगा। चलिए, सवाल है कि एक प्रतिरोध कुंडली को 2.5 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया गया। एक प्रतिरोध कुंडली को एक प्रतिरोध कुंडली को 2.5 ओम के 2.5 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया गया। श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया गया है। इस कुंडली के सिरों पर 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल, इस कुंडली के सिरों पर 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल, 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल, स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा
कुंडली में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का परिकलन करो। कुंडली में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का परिकलन कीजिए। ये उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन करना। अब देखो 2.5 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है, जुड़ जाता है ना। तो 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया गया। अब इस कुंडली के कितना विभवांतर लगाया गया है, जो वोल्ट था कार्यकारी 1 वोल्ट, 5 मिनट तक लगाया गया। तो उत्पन्न ऊष्मा किससे निकाला जाता है, I²RT से। तो कुल प्रतिरोध कितना 2.5 5 हो जाएगा। विभवांतर कितना 1 वोल्ट है, 5 मिनट तक लगाया गया। तो I²RT या आप इसको H/V² से भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने कहा ना कोई भी फार्मूला यूज किया जा सकता है। तो ऊष्मा ये वाला सूत्र जो है V²/R/T इससे भी लगाया जा सकता है। हालांकि इससे भी लग सकता है I²RT से भी। तो यहाँ I पता नहीं है, हालांकि उत्पन्न ऊष्मा को इससे भी लगाते हैं। चलिए यहाँ R इक्विवेलेंट ले लीजिए, कितना है 2.5 2.5 को 5 हो। टाइम कितना, टाइम बराबर कितना है, टाइम 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 60 यानी 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक, ऊष्मा ये जूल का फार्मूला है, ऊष्मा बदलना है तो इसमें J से भाग देना होगा, यानी कि यहाँ J से भाग दे दीजिए तो किसमें आ जाए, कैलोरी में। ठीक, और V की वैल्यू कितना है 1 वोल्ट। तो H बराबर हो गया V² यानी 1 × 1, समय कितना है 300 सेकंड, और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और J की वैल्यू 4.2। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 300, नीचे कितना होगा 5 दूना 10, फिर 0, 5 चौक को 20 1 21, 5 दूना 10, 5 चौक को 20 1 21, यानी कि 300/21। ये कैलोरी में आ जाएगा जब J से भाग देंगे, इतना याद रखें। ठीक, कोई भी फार्मूला हमने कहा ना इन तीनों में कोई भी लगा सकते हैं, ज़्यादातर I²RT। तो I यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, कहीं फिरा मतलब इससे भी निकाल सकते हैं। हमने कहा ना ये V²RT/J I²RT/J और V/I/T/J कोई भी लगा सकते हैं जो हमें पता हो। करंट पता है, प्रतिरोध पता है, तो I²RT लगाइए। I²RT भी लगा सकते हैं, लेकिन I कैलकुलेट करना पड़ेगा, V/R ये निकालना पड़ेगा, बात तो ही पड़ेगी। तो 300 में 21 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो कैलोरी में आएगा। ठीक ना, भाग दे देना। अब बाकी के सवाल जो है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अभी हमें लगता है कि 2-3 वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि अभी सर्किट सॉल्व होता है। अभी हमने प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, फिर समांतर श्रेणी का मिक्स, सर्किट सॉल्व, इनफाइनाइट सीरीज, सब इसी में आएगा। फिर आगे हम लोग सरल परिपथ वाला तो है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अभी जो है वीवो मापी है, मीटर सेतु है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। सरल परिपथ में किरचॉफ का पहला दूसरा नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गए। टॉपिक अच्छी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में फिर नए न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।